हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो बार के एक और सेशन के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं यार, सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले मेरे को साउंड चेक करके बताओ एक बार, साउंड में कोई इशू तो नहीं है? साउंड परफेक्ट है? फिर अपन स्टार्ट करते हैं। राइट, सो दिस इज सेशन नंबर 5। राइट, 5 सेशन हो गए हैं अपने, ये मतलब 5th सेशन है, आज 5 सेशन हो जाएंगे। सो अपन सैटरडे संडे को कंटिन्यूसली बाकी के सेशन रखेंगे जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है ना। एग्जाम तक अपन कंटिन्यू करेंगे सेशंस को। राइट, तो एक बार साउंड चेक करके बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, देखो जरा। साउंड क्लियर है? सब क्लियर? चलो फटाफट आंसर करेंगे। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। फटाफट आंसर करो। So the question is, which of the following is not employed in the commercial production of linear polyvinyl chloride? Linear polyvinyl chloride के प्रोडक्शन के लिए which of the following is not commercially applied? सही। तो ये लीनियर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो किस फैमिली का पॉलीमर है? ये जो लीनियर पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये किस फैमिली का पॉलीमर है? So this is the polymer of, or this is known as thermoplastic. Right? Thermoplastic polymer फैमिली से बिलोंग करता है ये लीनियर पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जितने भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं सारे के सारे एडिशन टाइप काइनेटिक्स से बनते हैं। सारे के सारे एडिशन टाइप पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, एक्सेप्ट विच पॉलीमर? एक्सेप्ट विच पॉलीमर? कौन सा पॉलीमर जो है जो थर्मोप्लास्टिक फैमिली को बिलोंग करता है जो कि एडिशन टाइप पॉलीमराइजेशन फॉलो नहीं करता? हाँ पार्थ, आंसर इज करेक्ट, दिस इज कंडेंसेशन। सो एडिशन टाइप पॉलीमराइजेशन के ही ये दोनों पार्ट्स हैं, इमल्शन पॉलीमराइजेशन एंड सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। सो आई एम आस्किंग यू कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में वो कौन सा एक ऐसा पॉलीमर है जो कि एडिशन टाइप पॉलीमराइजेशन को फॉलो नहीं करता है? वो एक पॉलीमर का नाम बताओ जरा मेरे को, क्या नाम है उस पॉलीमर का? थर्मोप्लास्टिक, ऐसे ध्यान रखो कि सारे जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होंगे उसमें एडिशन टाइप काइनेटिक्स लगेगी या एडिशन टाइप पॉलीमराइजेशन लगेगा, एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट इज फॉर्म्ड यूजिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, पॉलीमर क्या, ये कैटलिस्ट क्या है? लीनियर कैटलिस्ट क्या है लीनियर पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए? कैटलिस्ट बताओ जरा मेरे को, इसके प्रोडक्शन में आप मेरे को कैटलिस्ट बता सकते हैं? व्हाट इज द कैटलिस्ट इन लीनियर पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोडक्शन? कैटलिस्ट बताओ जरा। What is the catalyst used in linear polyvinyl chloride? कैटलिस्ट क्या यूज होता है? कैटलिस्ट इज ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन linear polyvinyl chloride production, right?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट करो, तो सीटी के सवाल है, 5-6 क्वेश्चन सीटी के लेते हैं, फिर अपने मेन क्वेश्चंस पे आएंगे अपन। अमंग द फॉलोइंग चूज वन दैट इज नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फटाफट आंसर करो। फटाफट आंसर करो। अमंग द फॉलोइंग चूज वन दैट इज नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या नहीं है? कैटालिटिक क्रैकिंग, राइट? क्रैकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एनर्जी देनी पड़ती है। किसी चीज को क्रैक करना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो कैटालिटिक cracking is an endothermic process, right? Next, question number 3. The oxo reaction is used for converting. फटाफट करो ये जरा। The oxo reaction is used for converting. फटाफट 5-6 क्वेश्चन सीटी के लेते हैं, फिर अपने मेन क्वेश्चंस पे आएंगे अपन, है ना? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं आज। मास ट्रांसफर के हैं, प्रोसेस कंट्रोल के हैं, एंड अपने सीआरई वगैरह के सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हीट ट्रांसफर के भी सवाल रहेंगे, राइट? सो द ऑक्सो रिएक्शन इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ओलेफिन्स टू एल्डिहाइड, राइट? ऑक्सो रिएक्शन इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ओलेफिन्स टू एल्डिहाइड. ऑक्सो रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन. हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाँ ठीक है ना. चलो फटाफट अभी जरा ये इसका करवा देते हैं 5-6 क्वेश्चन, फिर अपन अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे. द फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसोलीन, डीजल, एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल एंड लुब्रिकेंट ऑयल वेरीज एज. फटाफट आंसर करो. मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि वीकेंड्स पे तो क्लास हो ही रही है, आपका बढ़िया से रिवीजन करवा ही जा रहा है. वीकडेज पे आप अपने फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, राइट? और दूसरी चीज, ये पीवाईक्यूज वगैरह ना बिल्कुल रट लो, डायरेक्टली पूछे जाते हैं बार्क में, ठीक है ना, डायरेक्टली पूछे जाते हैं. और जैसे ही बार्क एग्जाम एक बार आपकी स्लॉट्स आ जाएंगे, एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर अपन एक फॉर्मूला सीरीज रखेंगे जिसमें अपन हर चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले आपको रिवाइज कराएंगे, है ना. सो द आंसर फॉर दिस विल बी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स. नहीं, ये सही नहीं होगा. जो एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल होता है, नहीं, देखो, एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल का, जो एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है. जो आपका एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल है उसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डीजल. सो आप लोग जो डी आंसर कर रहे हैं वो मेरे को रॉन्ग लग रहा है. एक बार देखो जरा गूगल करके एक बार चेक करो कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स और एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल, नहीं, डीजल और एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. आई थिंक एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डीजल. ये एजीओ जो रहता है इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डीजल. तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज इन दिस डीजल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल. So the correct option will be, I think, B. Lubricating oils have higher boiling point than atmospheric gas oil, then diesel and then gasoline. Right? So इसको ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फटाफट आंसर करो. Which of the following is not used as a raw material in production of pulp by Crafts process? So the boiling point of atmospheric gas oil is greater than diesel. So D option is not correct in that case. Which of the following is not used as a raw material in production
ऑफ पल्प बाय क्राफ्ट्स प्रोसेस, बताइए। कौन सा रॉ मटेरियल यूज नहीं होता है? सी ऑप्शन आएगा यार इसका, NaHSO3, दिस इज नॉट यूज्ड। अरे भाई ये उसके प्रोडक्शन में यूज होता है, क्या बोलते हैं अपने, सल्फाइड प्रोसेस, दिस इज यूज्ड इन सल्फाइड्स प्रोसेस। ये सल्फाइड प्रोसेस में यूज होता है, HSO3 bisulfides. So if a sulfite is used, meaning it is used in a sulfide process, right? So ध्यान रखिए ये सब। सल्फाइड प्रोसेस से लो ग्रेड का पल्प बनता है, लो ग्रेड पल्प, एंड क्राफ्ट प्रोसेस इज यूज्ड इन मेकिंग हाई ग्रेड पल्प। Right? So sulfite process, a sulfite is used, metal bisulfite and metal sulfides are used. नोट करके रखो ये सब चीजें। चलो नेक्स्ट, फटाफट आंसर करो इसको। प्रोड्यूसर गैस इज ऑब्टेन्ड बाय, प्रोड्यूसर गैस इज ऑब्टेन्ड बाय, फटाफट आंसर करो। So this producer gas is obtained by passing air and steam through red hot coke, right? ये तो गेट में भी आ चुका है ये सवाल, है ना। सो डायरेक्ट PYQ, सीटी के डायरेक्ट PYQs आएंगे भाई BRC एग्जाम में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये कीजिए जरा, सरल सा सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डी सही है पिछले हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। फटाफट आंसर कीजिए। क्या बात है भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है?
two faces of a metal plate having thermal conductivity 17 watt per meter Kelvin and thickness this. So ये एक फेस, ये एक फेस. So one is at 100 degree C, another is at 80 degree C, right? Right? Thickness is 100 mm. K is the thermal conductivity which is given to be 17. एक आंसर मेरे पास आया है C, एक आया है B. ठीक. This is the first case. हीट फ्लक्स क्या होता है फर्स्ट केस में? अगर मैं आपको हीट फ्लक्स लिखने बोलूं तो क्या लिखोगे? हीट फ्लक्स Q डबल डैश इज माइनस K del T by X. This will be the heat flux in the case number 1. डेल्टा T कितना रहेगा फर्स्ट केस में? डेल्टा T इज 20 डिग्रीज माइनस 20 जो भी, राइट? X इज 100. अब सेकेंड केस में क्या हुआ? सेकेंड केस आपने जो हॉटर सरफेस है, हॉटर सरफेस का आपने 120 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, कोल्डर फेस का उतना ही रखा, और थिकनेस को कितना बढ़ाया है? 20%. सो इफ यू हैव इंक्रीज द थिकनेस बाय 20%, मतलब 100 से आपने 120 कर दी, 100 से 120 mm कर दी आपने. नाउ डेल्टा टी इज 40. कंडक्टिविटी वही रही, राइट? कंडक्टिविटी आपकी वही रही. सो इन दिस केस द फ्लक्स इज Q2 डबल डैश. देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हीट फ्लक्स अंडर स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इज, परसेंटेज इंक्रीज मतलब पूछ क्या रहा है आपसे? Q2 डबल डैश माइनस Q1 डबल डैश डिवाइडेड बाय Q1 डबल डैश इंटू 100%. ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक? हाँ, बी ऑप्शन वाले सही, बी ऑप्शन वाले सही. अब देखो K तो कांस्टेंट है, ठीक? K तो कांस्टेंट. डेल्टा T देखो Q1 डबल डैश इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T इज 20 बाय थिकनेस 100. दिस इज Q1 डबल डैश विच इज प्रोपोर्शनल टू 0.2 एंड Q2 डबल डैश is proportional to delta T is 40 divided by 120, which is approximately how much? 1 by 3, 0.333. So basically what you have to find out is Q2 double dash is 0.3333 minus 0.2 divided by 0.2 into 100%, and this will come out to be 66.67%. बिल्कुल इजी सवाल है यार. ये ऐसे सवाल बिल्कुल गलत वो नहीं होने चाहिए. ऐसे सवाल ना गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल अगर गलत हो गए तो फिर दिक्कत में आओगे, ठीक? क्योंकि रिवीजन का टाइम तो मिलना नहीं है, राइट? रिवीजन टाइम तो मिलेगा नहीं. कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक अवॉइड करना. सो बी ऑप्शन वाले सही है ना? बी ऑप्शन वाले यार करेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आंसर कीजिए फटाफट. आंसर करो. फटाफट आंसर कीजिए. So the answer is triple superphosphate is manufactured by reacting phosphate rock. Phosphate rock means basically P2O5. Quantity of P2O5 is larger in phosphate rock with phosphoric acid H3PO4. Right? So A option is correct. Phosphate rock plus sulfuric acid or nitric acid, this is used to prepare single superphosphate. Single superphosphate, right? And this is used for
Ammonium phosphate plus phosphoric acid, different type of superphosphate is formed, right? हाँ सही है, H3PO4 is correct. Question number 9. ठीक है, सही है केतिका. The composition of fresh feed to high temperature and high pressure urea autoclave is. B is correct. हाँ, diammonium superphosphate सही है, ठीक है. So this is excess liquid ammonia and compressed CO2 gas. बाय प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया मैन्युफैक्चर का बाय प्रोडक्ट क्या है बताना जरा. बाय प्रोडक्ट क्या है? पूछा जाता है, ठीक, पूछ लिया जाता है. व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में बाय प्रोडक्ट क्या है? हाँ, डायमोनियम फॉस्फेट. हाँ ठीक है, सुपर फॉस्फेट. ठीक है नील. बाय प्रोडक्ट क्या है इन यूरिया मैन्युफैक्चर? सो द बाय प्रोडक्ट इज अमोनियम कार्बामेट. राइट. byproduct, or you can say impurity, right? You should say impurity. नहीं क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट ही कहलाएगा. बाय प्रोडक्ट, हाँ बाय प्रोडक्ट ही तो कहलाएगा. इम्प्यूरिटी तो ब्यूरेट होती है, सही तो है. इम्प्यूरिटी इज ब्यूरेट, राइट. हाँ, अमोनियम कार्बोनेट. इम्प्यूरिटी इज ब्यूरेट, बट द बाय प्रोडक्ट इज ammonium carbamate. When you react ammonia with the compressed CO2 gas in an autoclave, this ammonium carbamate is formed. ठीक. अमोनियम कार्बामेट को फिर बहुत सारी प्रोसेसेस से, लाइक फ्लैश इवोपरेशन, फ्लैश ड्रम, इनसे पास किया जाता है, तब जाके आपका यूरिया बनता है, राइट. दूसरी चीज, यूरिया की फ्लो शीट में आपके प्रिलिंग टावर्स भी यूज होते हैं ताकि आप ये इंप्यूरिटीज को भी एलिमिनेट कर सकें, राइट. क्लियर? हाँ, impurity is burette, right? This is byproduct. So you have to convert this thing by series of processes. Flash evaporator, flash drum is used ताकि ये जो है वो यूरिया में कन्वर्ट किया जा सके. चलिए नेक्स्ट. सो नो मोर सीटी क्वेश्चंस, बोर हो गए बहुत, और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे. चलिए फटाफट कीजिए इसको. सो दिस वाज योर सीटी रिवीजन भाई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा. अब पूरे न्यूमेरिकल रहेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे, कंसेप्ट को टेस्ट करने वाले.
क्या आंसर आ रहा है? एक आंसर है 2/3 बी, मोस्ट ऑफ द लोगों का बी आंसर, बी करेक्ट, बी इज करेक्ट। बोला क्या है? अ गैस फेज रिएक्शन ए गिविंग यू 1/2 बी इज कैरीड आउट इन आइसोथर्मल प्लग फ्लो रिएक्टर। डेल की वैल्यू क्या रहेगी? 1/2 minus 1, this is minus 1/2. This is the value of del. Feed consists of 80% है, मतलब YA0 is 0.8. If the conversion of A at the exit is 50%, XA is 50%, then CA by CA0. तो CA by CA0 क्या होता है? CA is equals to CA0 1 minus XA अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए, चाहे कोई भी रिएक्टर, राइट। एप्सिलॉन ए क्या होता है? डेल टाइम्स वाई ए नॉट। आपके पास सारी वैल्यू प्रेजेंट है, आपके पास सारी वैल्यूज प्रेजेंट है, डेल है, वाई ए नॉट है, एक्स ए है, आपको बस इन दोनों का रेशो निकालना है, विच विल बी दिस क्वांटिटी। ये क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है। So B will be the option, 5/8, right? चलिए कर लिया सबने? किसी ने अक्षय आकाश समझ आया कि नहीं? 2/3 क्यों नहीं होगा? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या आंसर आएगा? देखो जरा, द नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम आइडियल टैंक्स ऑफ मीन रेसिडेंस टाइम टाउ इज इक्वल्स टू टी बार इज इक्वल्स टू 2 minutes, right? Required to model the real reactor having variance. Variance is given to you as 100 seconds square, right? So you have to find the number of equal volume ideal tanks. So this is basically tanks in series model. This is basically tanks in series model, right? Tanks in series. So in tanks in series model, this n is given by tau square by sigma square. Number of tanks is the parameter and that is given by tau square by sigma square. What is the value of tau? 2 minutes. So basically this will be 4 into 60 into 60 seconds, second square, divided by sigma square is 100 seconds square, right? So if you solve this, you will get answer C. C will be the correct answer for that, right? So ये मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं किया, क्यों भाई? टैंक्स इन सीरीज मॉडल का फॉर्मूला भूल गए थे क्या? टैंक्स इन सीरीज मॉडल का फॉर्मूला ध्यान रखो। सो ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूं कि फॉर्मूलेस का रिवीजन करते रहो,
ठीक, मार्क में इतना टाइम नहीं रहेगा सोचने का। ठीक, तुरंत आपको फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए, ड्राइव वगैरह करने का बिल्कुल टाइम नहीं है ना। हाँ, सी सही है। सो नील का सही है, विमलेश एंड श्रेया, गुड यार, ठीक है ना। तो जिनको नहीं पता है नोट कर लो, एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए, है ना। चलिए, एंड यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखो जरा, ये मिनट में था तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना, है ना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डू दिस प्रॉब्लम। ऑल राइट, ठीक है। मार्क में क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 50% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला इन द सेंस कि जैसे वो CA/CA0 का रेशियो पूछ लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाएगा वो आपसे, रहेगा तो फॉर्मूला बेस्ड लेकिन आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। क्यों वो कैलकुलेशन करवाना चाहता है? क्योंकि आप कैलकुलेशन के बाद रिवीजन नहीं कर सकते, दिक्कत ये है। इसलिए वो कैलकुलेशन ज़्यादा कराता है BARC एग्जाम में, कि उसको पता है यार बच्चे के पास टाइम इतना कम है, जो वो एक क्वेश्चन में एक बार टाइम लेगा सिर्फ उतना ही टाइम उसके पास है। सर मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन आता है? अरे क्या हो गया फिर, बताओ क्या दिक्कत है? अरे यार देखो, 2015 में भी पेपर थोड़ा सा गेट का डिफिकल्ट आया था, है ना। 2015 में भी बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। उस टाइम भी बहुत लोग डिमोटिवेट हुए थे कि यार हमारा तो 50 नंबर आ रहा है, हमारे तो यार 100 में से 50 आ रहे हैं, कितनी बेकार बात है। और जब उन्होंने रैंक देखी अपनी, भाई खुशी से झूम उठे थे वो लोग, यार 50 नंबर पे इतनी अच्छी रैंक आ गई, राइट। सो डिमोटिवेट, अभी तुम्हारा पेपर, सभी का पेपर एक बहुत बेकार टाइप का गया है। मैंने जैसे रैंक प्रिडिक्टर पे देखता हूँ ना मैं, अरे बहुत लोगों के यार 30 नंबर से कम है, करीबन 3000 3,500 एंट्रीज हैं, और मुश्किल से 300 लोग 400 लोग ही 30 नंबर से ऊपर है, राइट। सो इस बार पेपर जेन्युइनली थोड़ा सा टफ आ गया था, राइट। पर चिंता की बात ये नहीं है, क्योंकि ये पार्ट है, एक आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है, ये एग्जाम स्ट्रेटेजी का पार्ट है, कि आपको 1 घंटे में ही समझ आ जाना चाहिए था कि यार ये पेपर ऐसा है कि इसमें अगर मैं 55 से 60 नंबर भी बिल्कुल आराम से कामली स्कोर कर लेता हूँ, कामली इन द सेंस कि जो क्वेश्चन नहीं आता जाने दो, जो क्वेश्चन आता है आराम से करूँगा, उसको कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करूँगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी बेस्ड पेपर था कि आपने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की है पेपर, ठीक है ना। सो डिमोटिवेट होने की बात नहीं, सभी का पेपर एक ऑन एन एवरेज खराब ही गया है, मतलब ऑलमोस्ट 80% पीपल, राइट। सो इसका ये मतलब नहीं है कि अगले साल भी ऐसा ही पेपर आएगा। अब कई लोग डराते हैं आपको कि अगले, भाई 2015 का पेपर कानपुर ने बनाया था, 2023 का भी वो बनाएगा तो टफ रहेगा। अरे भाई वैसा होता ही नहीं है। गेट के पेपर के लिए हर बार एक अलग पैनल फॉर्म होता है, अलग अलग IIT से अलग अलग प्रोफेसर्स आके बैठते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस देते हैं। सो 2015 में जिन लोगों ने पेपर सेट किया था वो लोग जा चुके हैं भाई, उनको पता भी नहीं है, उनको लेना देना ही नहीं है, ठीक। गेट IIT कानपुर इज एन ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, उसका मतलब समझो। कई लोग इसी बहाने से आपको पागल बना रहे होते हैं कि अब टफ आएगा भाई, अब ऐसा करना है, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं है यार, पैनल ही बदल जाएगा तो कैसे कोई बता सकता है कि टफ पेपर आएगा। वो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब आपके एडमिट कार्ड रिलीज करना, सेंटर वगैरह प्रेफर करना, वो सब काम देखना है उसका, और फैकल्टी का पैनल बनाना, ठीक है ना। सो बस अपनी मेहनत करते रहो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि गिर के कौन जल्दी उठ पाता है, जो जल्दी उठ गया निकल जाएगा। अब जैसे पिछली बार की मैं बात बताता हूँ, जिस स्टूडेंट का, जो हमारा स्टूडेंट है,
सूर्या जिसका सिलेक्शन हुआ है BARC में, और उसके 300 350 रैंक आई थी गेट में, ठीक, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। 300 350 रैंक आई, मेहनत करना नहीं छोड़ा, बार्क का एग्जाम निकाला, उसके लिए उसने पढ़ाई की बिना कुछ सोचे समझे, और आज वो बार्क में है। ठीक, 180 बच्चों में से सिर्फ 16 का सिलेक्शन हुआ है, उसमें वो है। ठीक, तो ऐसे सोच के बैठ जाओगे कि यार अब मैं कैसे पढ़ाई करूं, ये तो खत्म हो गया सब, गेट ही सब कुछ था। गेट सब कुछ नहीं है, अभी आगे और एग्जाम है। गेट से आपके, जैसे आपका जो एक स्टूडेंट है ना, जो गेट की तैयारी करता है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका कैलेंडर गेट के एग्जाम से चालू होता है। गेट का एग्जाम से उसका कैलेंडर बनता है। ठीक, कि गेट का एग्जाम एक स्टार्टिंग था, 1 जनवरी उसके लिए गेट का एग्जाम के पेपर का दिन है, वहाँ से उसको पूरी जर्नी ट्रेवल करनी, और एग्जाम्स होंगे, रिक्रूटमेंट होंगे, टेंशन की बात नहीं है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? डी आंसर सभी का? चलो डी सही है, डी इज करेक्ट। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ मीन रेसिडेंस टाइम टू स्पेस टाइम। सो मीन रेसिडेंस टाइम टू स्पेस टाइम, दिस रेशियो इज नथिंग बट, जब भी गैस फेज रिएक्शन होगी, जब भी आपकी गैस फेज रिएक्शन होगी, मीन टाइम एंड this space time will be different, the ratio of which is 1/1 plus epsilon A xa. So this is given to you as 0.6, right? So what you want to find is a reaction A to 2B is given. So for this reaction del is 2 minus 1, which is equals to 1, is carried out in an ideal CSTR having conversion 80%. Then the feed enters in CSTR consists of, basically what you need to find is YA naught. Basically you need to find YA naught. So already this expression is given to you. So 1 plus epsilon A xa will be equal to how much? This is 5 by 3. Solve this thing and you will get the value of YA naught as this thing. So again, if you know the formula, you can do this problem quickly, right? फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई फटाफट, है ना, और रिकॉल करने की पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, ये नहीं कि यार फॉर्मूला तो पता है पर लगाऊं कैसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, करो जरा फटाफट। इजी सवाल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, कंसेप्ट को आपके टेस्ट करेगा भर भर के। करो जरा। क्या आंसर आ रहा है? पार्थ कह रहा है ए, सी। एक आंसर बताओ, एमएसक्यू थोड़ी है, बस सब लोग
सॉल्व सही कर लिए। एक चीज़ ये अपनी आदत खराब है बिल्कुल, जो लोग ने ए आंसर मार्क किया है उन लोगों की आदत थोड़ी सी खराब है। क्या खराब है आदत? हाँ, तो दिक्कत ये है कि पढ़ते ही नहीं है सवाल यार। अरे सवाल सही बनाया है आप लोगों ने, ए वाले जितने भी हैं उनने सही सवाल बनाया है, बस इजी सवाल मिल गया तो पढ़ते ही नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है या केल्विन में पूछा है। ये केल्विन, ये आपका जो आंसर आया ना 289.76, ये केल्विन में आया है भाई। और पढ़ो क्वेश्चन, डिग्री सेंटीग्रेड में तुमसे पूछ रहा है। हाँ, सेल्सियस नहीं देखा ना, पता था मेरे को इसलिए ये ऑप्शन रखा मैंने, और वो भी ए ऑप्शन रखा। सबसे बड़ी चीज ये है, ए के बाद ए ऑप्शन जब एक बार दिख गया तो फिर बढ़ता ही नहीं है बंदा आगे। ऐसी गलती मत करना यार, है ना। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा करो ना ढंग से। मैंने बोला तो है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डाटा एक्सट्रैक्ट किया करो, और ये कोने में लिखा करो कि पूछा क्या है विद यूनिट्स। समझते ही नहीं हो यार। सी ऑप्शन सही है। हैबिट में डालो ये सब चीजें, मिस्टेक अवॉइड करो। चलो अब सॉल्व करते हैं। द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इन अ गैस लिक्विड सिस्टम इज लीनियर, y is equals to mx, m is a function of temperature. The flow rates of gas phases, GS is given to you 30, LS is given to you as 60 on solute free basis. The temperature in degree centigrade at which the absorption factor becomes unity. What is absorption factor? LS by mgs. This is absorption factor. एंड आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर बताइए जब ये एब्जॉर्प्शन फैक्टर यूनिटी मतलब 1 हो जाएगा। सो दिस LS बाय GS इज इक्वल्स टू M। यही तो पूछ रहा है आपसे। और LS बाय GS कितना है? 60/30। So this is 60/30, this is equal to 2, है ना। और m की वैल्यू कहां से मिलेगी? पेन ही गिर गया, दिक्कत ही है भाई, संकटों से भरा है जीवन। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ m। सॉल्व करो। कितना आ रहा है, कोई मेरे को बताएगा यार? t की वैल्यू, चल मेरे को तो पता ही है, t की वैल्यू 289.76 आएगी। सो m विल बी, या तो m को यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस विल बी ln2 इज इक्वल्स टू 0.85 माइनस 45.45 डिवाइडेड बाई t। ये सॉल्व करना है आपको। और क्वेश्चन में लिखा है कि भाई इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा, और तुमको पूछा किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहां से जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो आएगा 2A ऑप्शन, 289.76 केल्विन्स, और डिग्रीज में 16.61 डिग्रीज। हाँ, ठीक है ना। जब भी अपन ना ऐसे, अपन से जब क्या है ना, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, जब भी कोई नई चीज़ बन जाती है ना, नया सवाल अपन से बन जाता है तो अपन उछल पड़ते हैं, फिर अपन कुछ आगे पीछे देखते ही नहीं है। अरे भाई ए दिख गया है, बस जल्दी लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक, इजी सवाल के पीछे ना बहुत शैतान छुपा रहता है, ठीक है ना। पकड़ लिया आपको शैतान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। चलो इस क्वेश्चन में भी शैतान छुपा है। ठीक है ना। चलो थैंक यू यार अमित, है ना। बस ऐसे ही भाई, कोयले को ना थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है तब जाके वो हीरा बनता है ना। तो बस वही काम है, कोयले को बिल्कुल हीरा बनाना है।
ठीक भाई, वही प्रोसेस चल रही है। चलो करो जरा इसको फटाफट। क्या आंसर आया भाई? बी आंसर आ रहा है पक्का? कर लिए सब लोग? गजब गजब। तो बस इस क्वेश्चन में भी क्या है, फॉर्मूला जानते हो कि नहीं एच टी यू एन टी यू का, और रिलेशन जानते हो कि नहीं? तो जो एच ओवरऑल हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन लिक्विड फेस है, दैट विल बी एच टी एल प्लस ए टाइम्स एच टी जी। यही होता है ना फॉर्मूला, है ना? निकालना है आपको एच टी ओ एल। एच टी एल आपको दिया है, एच टी जी दिया है, दिया क्या नहीं है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर नहीं दिया है। तो जब एब्जॉर्प्शन फैक्टर नहीं दिया है तो उसको निकालना पड़ेगा। क्या होगा एब्जॉर्प्शन फैक्टर? एल एस बाय एम जी एस। डैश क्यों लगा रहा हूं मैं? डैश क्यों लगाया है? एल एस डैश बाय एम जी एस डैश, डैश क्यों लगाया है?
बताइए डैश का क्या मतलब है? एल एस डैश अपॉन एम जी एस डैश, डैश का क्या सेंस है भाई? बताओ। जब H2N2 का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब एक क्वांटिटी डिफाइन की थी, एल एस डैश, एल एस अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टावर, राइट? सो हमेशा ये चीज यूज होती है। और जी एस अपॉन ए सी इज जी एस डैश। जब भी H2N2 की बात की जाएगी ये चीजें यूज होंगी, डैश, जी एस डैश एंड एल एस डैश। क्लियर? एंड अगर H2N2 की बात है और सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो ये L डैश अपॉन एम जी डैश लिख देते हैं। एब्जॉर्प्शन फैक्टर दोनों तरीकों से निकालते हैं H2N2 में, या तो एल एस डैश से निकालो या ओवरऑल फ्लो रेट ले लो। अब क्या फ्लो रेट दिया है? द एवरेज गैस फ्लो रेट इज 100 किलोमोल पर आवर। गैस का फ्लो रेट इज, एम की वैल्यू कितनी है? 2। गैस का फ्लो रेट इज 100 किलोमोल्स पर आवर। गलती देखो जरा, गलती क्या कर सकते हो? और वाटर का फ्लो रेट क्या है? 2000 kg पर आवर। तो एक फ्लो रेट मोल्स किलोमोल पर आवर में है, एक kg पर आवर में। कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो भाई, कन्वर्जन लगेगा? बिल्कुल। सो दिस इज 2000 kg पर आवर डिवाइडेड बाय 18 kgs पर किलोमोल। ये हो गया कन्वर्जन। 18 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। 18 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। क्या आ रही है एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू? बताना जरा एक बार। एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? एक बार कैलकुलेशन करा होगा, बताना। दिक्कत ये थी, सरल सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू क्या है एक बार बताना। ये कैलकुलेशन करो इसको। बढ़िया है भाई शुभम, बढ़िया है, बढ़िया है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू अरे कोई कैलकुलेशन मेरे से ही करवाओगे क्या यार? दिन पे दिन यार आलसी होते जा रहे हो आप लोग। मैं तो खैर हूं ही। 0.555। कैलकुलेटर उठवा ही दिया है ना। 0.555। हाँ सर, मैं आपके मास ट्रांसफर के लेक्चर देख के टॉप किया। अरे बस इससे अच्छी बात क्या होगी भाई? बहुत अच्छे यार, ठीक। बस यही तो, यही एक अच्छी चीज़ है ना? यही एक अच्छा लगता है बस। और कुछ होना भाई, स्टूडेंट मस्त रहता है टीचिंग प्रोफेशन में। स्टूडेंट की सक्सेस इज अ सक्सेस ऑफ टीचर। सिंपल सी बात। आपने टॉप किया भाई, बधाई हो। मिठाई जरूर भिजवा देना मेरे को, ठीक है ना? एड्रेस मैं तुमको दूंगा, मैसेज करो मेरे को, ऐसे फ्री में नहीं, ठीक है ना? मिठाई जरूर भिजवा देना। सो HTL इज 0.75 प्लस 0.555. HTG is, so this is equals to 1.305 feet. ठीक है ना? हाँ, शुभम अहिरे। हाँ ठीक है, एक बार मेरा पूरा नाम लो सर, शुभम अहिरे, ठीक है ना? चलो क्लियर, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, है ना सारे। और HTOG का क्या फॉर्मूला है? HTG प्लस 1/A HTL, ठीक है ना? तो फॉर्मूले बिल्कुल रटे रटाए होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, और इम्पोर्टेंट सवाल लो, बस करते चलो। सवाल मैं आपको अच्छे ही दूंगा भाई।
मेहनत आपको करनी है। सवाल सब अच्छे रहेंगे, बस मेहनत करते चलो, है ना। सवाल टॉप क्वालिटी के प्रोवाइड करूंगा मैं हमेशा, मेरा यही है। पीवाईक्यू से अपन डील नहीं करते, वो तो बार्क में सीटी के पीवाईक्यूज आते हैं, इसलिए सीटी के पीवाईक्यूज एज इट इज करवा देता हूँ, ठीक, वरना मेरे को पसंद ही नहीं है। अभी तक एक भी पीवाईक्यू नहीं लिया मैंने। तो पीवाईक्यू तो यार आप कर ही लोगे, तो कितने टाइम से करते आ रहे हो, मजा क्या आएगा आपको, आपके जल्दी सोचने की हैबिट कैसे डेवलप होगी। ठीक, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आना चाहिए ना, हाँ इसमें ये फटाफट ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक, ये फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए आपको बियॉन्ड पीवाईक्यू सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बार गेट में यही हुआ, क्वेश्चंस मतलब पीवाईक्यू से हटके आ गए, तो बहुत सारे लोग डर गए कि यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है, इतनी लंबी कैलकुलेशन तो मैंने कभी की नहीं। बस डर था आपका और कुछ भी नहीं, आता आपको सब कुछ है। पीवाईक्यू से बियॉन्ड सोचवाना है मेरे को। और इस बार जो लाइव वगैरह क्लासेस जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक, उसमें यही प्लान किया है कि आपको क्वालिटी क्वेश्चंस करवाए जाए, ठीक। कम से कम टोटल पूरे कोर्स में 1001 क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे, पूरे टॉपिक में हर सब्जेक्ट के मान के चलो 100 क्वेश्चन नए, और बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चंस। The unit step response of a second order system is given by this. The value of damping factor for this system is. फटाफट आंसर करिए। क्यों भाई, टाइम क्यों लग रहा, क्या करना पड़ेगा इसको, फटाफट कन्वर्ट करो ना, इसको वाई बार टी लिखो, है ना। फटाफट इसको कन्वर्ट करो, इनवर्स लैप्लास लो, सॉरी लैप्लास लो, इनवर्स लैप्लास क्यों। सो दिस विल बी 1 का लैप्लास 1 बाय एस, e टू द पावर माइनस 5t का लैप्लास 1 अपॉन एस प्लस 5 माइनस 5 अपॉन एस प्लस 5 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, लैप्लास ले लो पूरी इक्वेशन का। यहां से आपके पास निकल के आएगा एलसीएम एस इंटू एस प्लस 5 स्क्वायर, यहां से बचेगा एस प्लस 5 स्क्वायर माइनस एस इंटू एस प्लस 5 माइनस 5s। इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है ना। एस स्क्वायर प्लस 25s प्लस सॉरी एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25 माइनस एस स्क्वायर माइनस 5s। क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, सबको काट दो। एस स्क्वायर चला गया, 10s चला गया। रायपुर से है, कोचिंग सेंटर रायपुर में है। सो दिस इज इक्वल्स टू 25 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई बार एस। ये वाई बार एस कब आया था, जब यूनिट स्टेप दिया था, देखो ना, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो इसको यूनिट स्टेप, इसको देखो ऐसे लिख दो 1 बाय एस इंटू 25 अपॉन एस प्लस 5 स्क्वायर,
इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना। इसको जब ऐसे लिखोगे तो ये क्वांटिटी क्या है आपकी, ये यूनिट स्टेप का ही तो लैप्लास है। तो बेसिकली दिस इज योर u बार एस। ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, y बार एस अपॉन u बार एस, दिस इज gs, दिस इज इक्वल्स टू 25 अपॉन s प्लस 5 स्क्वायर। ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। डैम्पिंग फैक्टर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे रूट्स हैं ये, रियल एंड इक्वल रूट्स, क्रिटिकली डैम्प्ड। दिस सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड, जीटा 1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, रूट्स देखो, आंसर लगाओ। सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड, डैम्पिंग फैक्टर इज 1। क्लियर, ए ऑप्शन वाले सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलो ये करो जरा बढ़िया, ये सवाल बनाओ तब मजा आए। चलो इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आंसर आएगा इसका भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बस तो आपकी सोचने की बाउंड्री को ही तो इंक्रीज करवाना है मेरे को, आपकी सोचने की बाउंड्री को बढ़ाना है। अरविंद कह रहा है डी, पार्थ कह रहा है बी और ऑप्शन ए। कोई सी वाला है क्या, कोई सी वाला है, कोई सी वाला बचा क्या? चलो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनवर्स रिस्पॉन्स। डी वाले सही है, ठीक। कैसे देखो समझो, एक मरकरी थर्मोमीटर की अगर मैंने प्रॉब्लम की बात करी है कभी, तो उसमें अजम्पशन ये था, ये एक थर्मोमीटर है, ये एक बल्ब है और इसमें आपका फील्ड रहता है मरकरी, ये मरकरी, ठीक। ये ग्लास बल्ब है, समझना है ना, थोड़ा सा ढंग से समझ लो, ये ग्लास बल्ब है। अब आपको पता है कि यार ये जो सॉलिड्स होते हैं, अगर इनको हीट वगैरह करते हैं तो ये एक्सपैंड वगैरह करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू वो रहता है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन लेंथ के लिए, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वही चीज। सो व्हेनेवर यू हीट अ सॉलिड, ग्लास क्या एक्सपेंड करने के चांसेस, राइट। सो ये जो हमने एक्सपेंशन था, जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिक्स की बात कर रहा था, तो मैंने ये जो एक्सपेंशन है इसको नेग्लेक्ट कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, दिस वाज द अजम्पशन। तो जब वो अजम्पशन लिया गया था तब फर्स्ट ऑर्डर की प्रोसेस थी, जब वो अजम्पशन लिया तब द प्रोसेस वाज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पर अब क्या होगा, व्हेन द ग्लास वॉल एक्सपैंड्स, तब क्या होगा, अगर ये ग्लास वॉल एक्सपैंड करेगी तो मरकुरी के पास ज्यादा जगह हो जाएगी। देखो जरा फिगर ऐसा हो गया, अगर आपने फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो ग्लास वॉल है ये एक्सपेंड कर जाएगी, ये ऐसा हो गया, ग्लास वॉल एक्सपैंडेड। तो जब एक्सपैंड हो जाएगी ग्लास वॉल, तो मरकरी क्या होगा, रादर देन गोइंग अप इट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द स्पेस, जो एक्स्ट्रा स्पेस आई है। भाई फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड टेक्स द
स्पेस ऑफ द कंटेनर, जो भी आप कंटेनर दोगे उसको पूरी स्पेस ले लेगा वो। तो जब आपका ये ग्लास वॉल एक्सपेंड हो गया तो क्या हो गया, मरकरी ऊपर राइज करने की बजाय नीचे आ गया। ये जो फॉल कर गया, इसका लेवल फॉल कर गया। इनिशियली अगर ये टेम्परेचर था तो जब एक्सपेंड करने के बाद आपको क्या देखना था, बढ़ना चाहिए था टेम्परेचर, बट द टेम्परेचर एक्चुअली डिक्रीजेस फर्स्ट एंड देन इंक्रीजेस। So there are two competitive mechanism happening inside the same system. क्या पहले मरकरी का लेवल डाउन गया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो राइज करना चालू करेगा। So whenever there are two competitive mechanism present in the system, that is your inverse response, right? So inverse response is basically two mechanisms competing in a system. कौन कौन से मैकेनिज्म है? एक डायनेमिक्स क्या है, मरकरी के लेवल के गिरने की, दूसरी डायनेमिक्स क्या है, मरकरी के लेवल के राइज होने की, राइट? सो देयर आर टू डायनेमिक्स कंपीटिंग इनसाइड द सिस्टम। दिस केस सर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तब क्या? कॉन्ट्रैक्ट होता, जब ये चीज कॉन्ट्रैक्ट करती तो मरकरी का लेवल इनिशियली थोड़ा सा ऊपर जाता, ठीक है, तब भी अपोजिट डायरेक्शन हो जाता उसका, है ना? तब भी यही कहेंगे कि देयर आर टू कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म्स। एक डायनेमिक्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आएगी, एक डायनेमिक्स नॉर्मली जो मरकरी राइज करता था फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ने से वो आएगी। सो देयर आर टू कंपीटिंग डायनेमिक्स। So the correct answer will be inverse response. क्लियर है? सारे लोग गलत थे, बस दो लोग सही थे, सागर एंड अरविंद, ठीक है ना? ध्यान रखिए ये सब चीजों का। तो क्या डायग्राम होता है, डायग्राम भी बना लो इनवर्स रिस्पॉन्स का, फटाफट डायग्राम बना लो। दिस इज द डायग्राम ऑफ इनवर्स रिस्पॉन्स, ठीक है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, ठीक? इंपॉर्टेंट सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अरे यार ये इसमें ऑप्शंस कहाँ गायब है? चलो कर लो सॉल्व इसको। भाई बार्क में सिर्फ एमसीक्यू आएगा, इसमें मैं ऑप्शन देना भूल गया। चलो कर लो, इजी सवाल है, आंसर बता दो ऐसे ही। The liquid flow rate through an quick opening control valve characteristic when the fraction of maximum flow is 0.5 is 100 gallon per minute and the corresponding pressure drop is 100. If the specific gravity of the liquid is 0.6, then the value of coefficient CV is, क्या रहता है? Q is equals to CV Fx under root delta P by SG, ये रहता है फॉर्मूला, डिजाइन इक्वेशन ऑफ द वॉल्व। क्यू कितना दिया है आपको? 100। सीवी की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स इज 0.5 अंडर रूट डेल्टा पी इज 100 0.9। इसको सॉल्व कर लो, सीवी की वैल्यू निकाल लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीवी, कितनी आ रही है बताओ जरा। डिजाइन इक्वेशन ऑफ द वॉल्व पे सवाल था।
डिजाइन इक्वेशन ऑफ वॉल्व साइजिंग फॉर वॉल्व साइजिंग 3.6 नहीं यार, कैलकुलेशन, हाँ 18.97 इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज 18.97. तो कैलकुलेशन जरा संभल के है ना. सो द वैल्यू ऑफ CV इज 18. हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, सभी का सही है. अरविंद थोड़ा सा करेक्ट कर लो है ना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गई होगी आपसे. ध्यान रखो फॉर्मूले डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना. फॉर्मूला एक भी मिस नहीं होना चाहिए, कहीं से भी हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, फ्लूइड हो, छोटे से छोटा फॉर्मूला बिल्कुल पकड़ में रखो फॉर्मूले अपने. चाहे वो डिट्टस बोल्टर इक्वेशन हो, तुरंत लगनी चाहिए. शेरवुड नंबर कोरिलेशन थ्रू सॉलिड, जो सॉलिड के लिए फ्लो जो होता है सॉलिड के अक्रॉस, उसके लिए शेरवुड नंबर इक्वेशन. फ्लैट प्लेट पे लैमिनार फ्लो है तो बाउंड्री लेयर के लिए नसल नंबर की इक्वेशन, शेरवुड नंबर, तो सब कुछ चीज़ें बिल्कुल आपकी तुरंत फेंक फेंक के मारना जो भी आपसे पूछे. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बढ़िया सवाल है ना, एक और बढ़िया सवाल. लो फटाफट कर डालो यार, इंपॉर्टेंट सवाल है. ऐसे सवालों को ना संभाल के रखा करो, ऐसे सवालों को जरा संभाल के रखा करो. बेसिक्स हैं बिल्कुल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है, सारी चीज़ आपको पता है. कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता है. बस जो चीज़ आपको पता है वो कैसे लगाना है वो इम्पोर्टेंट. नितेश कुमार कह रहा है डी, पार्थ पटेल कह रहा है डी, पार्शली वेपर्स. और किसी का आंसर? Q इज इक्वल्स टू 0.5 पार्शियल वेपर्स. सुची ब्राह्मणे कह रही है डी, ठीक है. बाकी लोग डी कैसे निकाला आप लोगों ने, एक बार जरा बताओ कि क्यू की वैल्यू कैसे निकाली. विमलेश कह रहा है डी. कैसे निकाली क्यू की वैल्यू? क्यू की वैल्यू कैसे निकाली? और कोई आंसर देना चाहेगा? देखो जरा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, सही है, सही है. So this Q line passes through, this Q line passes through the intersection of both these lines, right? Rectifying section की line
और एस एस सेक्शन की जो भी लाइन का इंटरसेक्शन होगा वहीं से क्यू लाइन पास करेगी। क्लियर? अब इंटरसेक्शन निकालो जरा इन दोनों का। कैसे निकालोगे? इक्वेट कर दो ना दोनों को। 0.6 एक्स और वाई बताओगे कितना आ रहा है? एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जरा कितनी आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? सो एक पॉइंट क्यू लाइन का ये रहेगा, बिकॉज क्यू लाइन passes थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन लाइन एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन लाइन, राइट? हिमांशु गुप्ता कह रहा है ए। ठीक। दूसरी चीज क्या है? EQ मोलर मिक्सचर दिया है, ZF की वैल्यू कितनी दी है? 0.5। EQ मोलर मिक्सचर दिया है, ZF की वैल्यू 5, राइट? तो एक पॉइंट क्या होता है क्यू लाइन का? ZF, ZF। वन पॉइंट इज ZF, ZF। तो ये एक्स और वाई की मेरे को जरा पहले वैल्यू बताओ, फिर मैं प्लॉट करता हूं इस चीज को। एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। What is the value of x? What is the value of y? So value of x is 0.5 and y is 0.6515. This is the value of x and y. So one of the point is 0.5, 0.5. पहले इक्विलिब्रियम कर्व बना लेते हैं। This is equilibrium curve. One of the point is ZF, ZF, which is 0.5. ठीक, ZF, ZF कितना पॉइंट है? 0.5, 0.5। और जो आपकी इंटरसेक्शन से लाइन आई है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 0.5 है। बेसिकली अगर इसका डायग्राम अगर आप बनाएंगे, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस। क्योंकि यार x कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट आपके पास ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट 0.5, 0.5 है। सो आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट इज द सेम। ये कोऑर्डिनेट कितना है? दिस इज 0.6515। तो जब यार x कोऑर्डिनेट बराबर है तो एक वर्टिकल लाइन आएगी ना, और एक वर्टिकल लाइन किसके करस्पॉन्डिंग आती है? Q इज इक्वल्स टू 1। Q इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? सैचुरेटेड लिक्विड। तो भाई पार्शियली वेपर्स कहां से हुआ? सैचुरेटेड लिक्विड हुआ ना। बस ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्जाम में, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आपको कॉस्ट कर जाती हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको कॉस्ट कर जाती हैं। जल्दबाजी कर दी आपने, सवाल बिल्कुल इजी था, ठीक है ना? आपको लगा होगा ये 0.5 है, ये y है, तो ये ऐसी लाइन बनेगी, एक गड़बड़ कर दी भाई। करेक्ट आंसर विल बी सैचुरेटेड लिक्विड, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बोला था ऐसे सवालों को जरा संभाल के रखा करो। ठीक, कभी भी रिवीजन करने का मन करे हमेशा सवाल उठाया करो और किया करो। जितना कंसेप्ट आपका सवाल करने से क्लियर होगा उतना आपके सिर्फ रटने से नहीं होगा बार बार थ्योरी, है ना? तो बहुत से लोगों का गलत हो गया आंसर भाई, है ना? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई सवाल में तो जरा शांति से कर लिया करो, है ना? तो वैसे ही सवाल लेके आ रहा हूं जिसमें आप मिस्टेक करते हैं। जैसे अभी आपने वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा था, केल्विन में बता दिया, ये प्रॉब्लम, ठीक है ना? इससे आपका ना माइंड वर्क करना बहुत सोचने को मजबूर हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम से। चलिए
So these were the question in today's lecture. 18 क्वेश्चन कर लिए. नेक्स्ट अपन और क्वेश्चंस कल देखेंगे. कल अगेन 5 बजे से सेशन रहेगा. बाकी चीज़ बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है. तो देखो एक्स्ट्रा यार एज सच फोकस करो कि केमिकल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा ध्यान दो. ठीक, केमिकल इंजीनियरिंग के पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप. बाकी अगर एक्स्ट्रा कुछ अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता चुकी है, अलॉयज वगैरह, आप अलॉयज वगैरह पढ़ लीजिए. दूसरी चीज़ आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोली. अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैकेनिकल का सब्जेक्ट है. तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि एटलीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं. ठीक, एक बार इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. जैसा कि ये जो 4P इम्पैक्ट टेस्ट है ये पूछा गया था बार 2020 में. ठीक है ना. सो एटलीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आप ये जो टेस्ट हैं वो सब प्रिपेयर कर लीजिए. टॉर्जन टेस्ट क्या होता है, फटीग टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, और ऑल्सो की वो डेफिनेशन क्या है, मेलिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, डक्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो ये सब चीज़ें एक बार देख लो. वैसे तो क्या है कि बहुत वास्ट है, पता नहीं क्या सवाल आएगा, और आएगा तो बनेगा कि भी नहीं. राइट. सो जो सवाल के हिसाब से जो बार्क में पूछा गया था, एक 4P इम्पैक्ट टेस्ट आया था. एक्चुअली सवाल तो याद नहीं है मेरे को, पर अगर इस पे बेस सवाल आया है तो ये बाकी टेस्ट पे भी बेस सवाल आ सकते हैं. ठीक है ना. सर ONGC में जाने के लिए गेट में कितना स्कोर चाहिए? गेट में आज आपको चाहिए 50 रैंक, अंडर 50. ठीक है ना. दूसरी चीज़, इस चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस का. ये सारे मेजरिंग डिवाइसेस नोट कर लो, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होगी? तो थर्मोकपल्स है. जहाँ भी थर्मो टर्म आ जाए ना, थर्म, वहाँ पे आपका टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कर रहा है. थर्मोकपल है. सीबेक इफेक्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, और कम छोटा टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है. थर्मोमीटर्स तो हैं ही. एक दो चीज़ ध्यान रखो, ऑसिलेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पायरोमीटर्स. ये दो चीज़ ज़रा ध्यान रखना, है ना. ये दो चीज़ ध्यान रखना टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए. पूछे नहीं गए, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पायरोमीटर हजारों बार पूछा जा चुका है. दूसरी चीज़, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस. प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, एलिमेंट्स. जहाँ भी एलिमेंट्स शब्द आपको नजर आ जाए, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस. बाकी मैनोमीटर तो आप जानते ही हैं. ठीक है ना. और स्ट्रेन गॉज भी समझ आता है कि प्रेशर के मेजरमेंट के लिए. डिफरेंट क्या चीज है? एलिमेंट्स. बॉर्डन ट्यूब एलिमेंट, बेलोज एलिमेंट, पिजियो रेजिस्टिव एलिमेंट, पिजियो इलेक्ट्रिक एलिमेंट, है ना. तो जहां भी आप एलिमेंट्स शब्द का जिक्र देखें वहां आप डायरेक्टली लगाएंगे क्या कि इट इज अ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस. दिस इज द टेक्निक टू रिमेंबर प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस. प्रेशर एलिमेंट्स. सर आई एम 3rd year student, सर कैन यू सजेस्ट एनी स्पेसिफिक बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ. बुक तो नहीं है यार कुछ भी स्पेसिफिक. बुक एज सच क्या है, मतलब एज सच बुक तो मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अब महीने भर ही रह गए हैं. अपने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं HTFM वगैरह वही सबके रिवाइज करो. सो प्रेशर के लिए समझ गए एलिमेंट्स, टेम्परेचर के लिए थर्म. दूसरी चीज फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस. अब फ्लो मेजरमेंट में आप जानते ही हैं ओरिफेस मीटर, नोजल हुआ, वेंचुरी मीटर हुआ. रोटामीटर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप जानते हैं. ठीक. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये हॉट वायर एनीमोमेट्री. ये थोड़े से डिफरेंट चीजें हैं, हॉट वायर एनीमोमेट्री और रोटामीटर. ठीक. बाकी जहां भी फ्लो नोजल्स आ जाए, फ्लो मीटर्स आ जाए, फ्लो ट्यूब आ जाए, और समझ आ ही रहा है कि फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस है. थोड़ा सा अलग डिवाइस है ये हॉट वायर एनीमोमेट्री, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट करके रखिएगा. लास्ट
लास्ट इज कंसंट्रेशन मेजरमेंट डिवाइसेस। तो कंसंट्रेशन मेजरमेंट डिवाइसेस में क्रोमेटोग्राफी जहां भी शब्द आ गया कंसंट्रेशन के लिए है। एनालाइजर शब्द जहां भी आ गया, देखो जरा, एनालाइज करना मतलब कंपोजिशन के लिए रिलेटेड है। सो कंपोजिशन के लिए एनालाइजर शब्द है। एक डिफरेंट चीज है पोटेंशियोमेट्री, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और स्पेक्ट्रोस्कोपी ध्यान रखिएगा, है ना, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन मेजरमेंट। क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट हो गया, एनालाइजर जहां पे भी लिखा आ गया, और एक डिफरेंट चीज है यहां पे क्या, पोटेंशियोमेट्री, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस फॉर प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो एंड कंपोजिशंस, राइट। सो बाकी अपन और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। सो कल भी सेशन रहेगा 5 PM। किसी को कुछ भी डाउट है पूछ सकता है किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है ना। चलो, नहीं तो फिर सेशन एंड करते हैं। कल मिलेंगे, कल और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, है ना। चलो फिर, कुछ डाउट नहीं है, ठीक है भाई, चलो एंजॉय करो।